एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन एक राज्य में घूमते फिरते पहुंचे। वहां के बादशाह को नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य के किस्से सुनने को मिले। लेकिन राजा स्वभाव से बहुत कठोर और जिद्दी था। उसने सोचा कि वह नसीरुद्दीन की चतुराई की परीक्षा लेगा और उसे नीचा दिखाएगा। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में लाया जाए। जब नसीरुद्दीन पहुंचे तो राजा ने घोषणा की, राजा मुल्ला नसीरुद्दीन, मैंने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मुझे ऐसा जवाब दोगे जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें फांसी दी जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत कहा, नसीरुद्दीन महाराज, मुझे मौत से कोई डर नहीं, लेकिन यदि मैं मरने से पहले एक अनोखा काम करूं तो क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? राजा ने सोचा कि नसीरुद्दीन कुछ समय लेने के लिए यह कह रहा है। उसने कहा, राजा बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? नसीरुद्दीन महाराज, मैं आपके बाग में ऐसा पेड़ लगाना चाहता हूं जो अगले ही दिन फल दे, और वह फल इतना खास होगा कि उसे खाने वाला हमेशा अमर हो जाएगा। राजा और दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने कहा, राजा, ऐसा पेड़ कैसे संभव है? पेड़ों को बढ़ने और फल देने में वर्षों लगते हैं। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, नसीरुद्दीन महाराज, यही तो मेरा तर्क है। अगर मौत निश्चित है तो किसी को अमर बनाने की कल्पना क्यों? और यदि पेड़ नहीं लग सकता तो मेरी मौत क्यों जल्दी? हर चीज का समय होता है और मुझे भी जीने का समय दीजिए। राजा उसकी चतुराई को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि नसीरुद्दीन ने उसे न केवल फांसी देने से रोका बल्कि जीवन के महत्व को भी समझा दिया। राजा नसीरुद्दीन, तुमने अपनी बुद्धिमानी से मुझे परास्त कर दिया। मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हें अपने दरबार में सलाहकार नियुक्त करता हूं। सीख। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से हम सबसे कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा जीवन का हर पल कीमती है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। कहानी 2। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा शाही महल में रहते थे। वह बहुत गहरे और गंभीर विचारक थे, लेकिन कभी कभी उनकी सोच ने उन्हें भ्रमित कर दिया। उन्हें अपनी बुद्धिमानी पर बहुत गर्व था, लेकिन एक दिन वह नसीरुद्दीन मुल्ला से मिले और यह मुलाकात उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। मुल्ला नसीरुद्दीन का महल में आगमन। एक दिन राजा ने यह सुना कि मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी हास्यपूर्ण और चतुराई भरी बातों के लिए प्रसिद्ध थे, उनके राज्य में आए हैं। राजा ने सोचा कि इस आदमी को दरबार में बुलाकर वह उसकी बुद्धिमानी का परीक्षण करेंगे। राजा ने दरबार में घोषणा की, आज से मुल्ला नसीरुद्दीन हमारे राज्य में आएंगे। हम उसे बुद्धिमानी के कुछ कठिन सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि वह कैसे जवाब देता है। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे। राजा ने अपनी शाही बैठक शुरू की और उसे देखते हुए पूछा, पहला सवाल, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा धन क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे बड़ा धन वह है जो हमें बिना किसी वस्तु के महसूस होता है। यह खुशी, संतोष और शांति है जो किसी भी दौलत से अधिक मूल्यवान है। राजा थोड़ा चौंके, लेकिन फिर भी हंसते हुए बोले, तुम तो कुछ भी कह सकते हो। अब बताओ, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दूसरा सवाल, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नसीरुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु वह है जो हमारे अंदर रहता है।
वह हमारा अहंकार, डर और आलस्य है। हमें इन शत्रुओं से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारी असली शक्ति को रोकते हैं। राजा अब नसीरुद्दीन की बातों पर गंभीरता से विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, यह आदमी सचमुच कुछ जानता है। फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा। तीसरा सवाल, तो फिर सबसे बड़ा मित्र कौन है? नसीरुद्दीन ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा मित्र वह है जो हमारे लिए सच्चाई बोलता है, चाहे वह कड़वा क्यों न हो। और सबसे बड़ा मित्र वह है जो हमारी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहता है जब हमें आवश्यकता होती है। राजा ने इस बार नसीरुद्दीन की बातों को पूरी तरह से समझा और महसूस किया कि वह एक गहरे विचारक हैं। फिर राजा ने और अधिक मुश्किल सवाल पूछा। चौथा सवाल, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा कार्य क्या है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, महाराज, सबसे बड़ा कार्य यह है कि हम दूसरों की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। दूसरों का भला करना ही असली कार्य है। और यह कार्य सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। राजा अब पूरी तरह से नसीरुद्दीन की बातों से प्रभावित थे। उन्होंने सोचा, यह आदमी केवल हंसी मजाक नहीं करता, वह सचमुच ज्ञान से भरा हुआ है। अंतिम सवाल, अब बताओ, सबसे बड़ी चीज क्या है जो इस दुनिया में मौजूद है? नसीरुद्दीन ने थोड़ा रुककर कहा, महाराज, सबसे बड़ी चीज यह है कि हम जीवन में संतुलन बनाए रखें। अगर हम प्रेम, ज्ञान और शांति के बीच संतुलन बना सकें तो यही इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज होगी। राजा ने नसीरुद्दीन की बातों को समझा और महसूस किया कि असली बुद्धिमानी सरलता में है। वह बोले, तुमने सच कहा नसीरुद्दीन, तुम मेरे दरबार के सबसे बड़े गुरु हो। मैं तुम्हारी बातें हमेशा याद रखूंगा। नसीरुद्दीन का संदेश। इस दिन के बाद राजा नसीरुद्दीन को अपने दरबार में नियमित रूप से बुलाने लगे। नसीरुद्दीन ने राजा को सिखाया कि असली शक्ति और बुद्धिमानी कभी भी शाही महल और बाहरी दिखावे में नहीं होती, बल्कि यह भीतर की शांति, संतुलन और दूसरों की भलाई में होती है। राजा ने नसीरुद्दीन से यह भी सीखा कि किसी भी स्थिति में हमें अपने अहंकार और डर को नियंत्रित रखना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए। अंत। नसीरुद्दीन की चतुराई और साधारणता ने राजा के दिल को छू लिया और राजा ने उन्हें अपने राज्य का सम्मानित व्यक्ति मान लिया। नसीरुद्दीन और राजा के बीच यह संवाद हमेशा के लिए यादगार बन गया, क्योंकि इसने केवल एक राजा के दिल को नहीं बल्कि पूरे राज्य को बदल दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ज्ञान कभी भी बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि साधारणता, सच्चाई और दूसरों के भले में छिपा होता है। कहानी 3। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के पास से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक ऊंटनी खड़ी है और उसके पास एक व्यापारी परेशान होकर इधर-उधर देख रहा है। मुल्ला ने व्यापारी से पूछा, नसीरुद्दीन भाई, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी, मेरा ऊंट कहीं खो गया है। यह ऊंटनी उसका बच्चा है, लेकिन मैं उसके बिना अपना सामान आगे नहीं ले जा सकता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊंट को ढूंढने में मदद करूंगा। नसीरुद्दीन का अनोखा तरीका। मुल्ला ने आसपास की जमीन और रास्तों को गौर से देखा। फिर वह धीरे धीरे चलते हुए व्यापारी से बोले, नसीरुद्दीन, तुम्हारा ऊंट लंगड़ा है ना? व्यापारी हैरान होकर, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? नसीरुद्दीन, और वह एक तरफ से थोड़ा अंधा है। व्यापारी और भी चौंक कर, हाँ, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चल रहा है? नसीरुद्दीन, और उसने एक तरफ घास खाई होगी और दूसरी तरफ नहीं। व्यापारी, हाँ हाँ, यह तो सच है, लेकिन यह सब तुमने कैसे जाना?
मुल्ला का उत्तर। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नसीरुद्दीन, देखो, मैंने रास्ते पर तुम्हारे ऊंट के पैरों के निशान देखे। एक पैर के निशान गहरे हैं, जिससे पता चलता है कि वह लंगड़ा है। और मैंने देखा कि उसने रास्ते के सिर्फ एक तरफ की घास खाई है, क्योंकि वह एक तरफ से अंधा है। व्यापारी उनकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और पूछा, तो क्या तुम मेरे ऊंट को देख चुके हो? नसीरुद्दीन का मजेदार जवाब, नसीरुद्दीन, नहीं, मैंने तुम्हारे ऊंट को कभी नहीं देखा। यह सुनकर व्यापारी गुस्से में आ गया और सोचने लगा कि नसीरुद्दीन उसका समय बर्बाद कर रहे हैं। वह दरबार में गया और मुल्ला की शिकायत कर दी। राजा ने मुल्ला को बुलाकर पूछा, राजा मुल्ला, क्या तुमने व्यापारी के ऊंट को देखा था? नसीरुद्दीन, नहीं महाराज, मैंने ऊंट को नहीं देखा। मैंने केवल रास्ते पर निशानों से अनुमान लगाया। राजा और दरबार के लोग हंसने लगे और मुल्ला की बुद्धिमानी की सराहना की। इसी बीच व्यापारी का ऊंट भी मिल गया और वह नसीरुद्दीन को धन्यवाद देकर चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और अवलोकन से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। नसीरुद्दीन ने केवल अपने दिमाग का उपयोग करके व्यापारी की मदद की और साबित किया कि चतुराई से चीजों को समझना सबसे बड़ा गुण है। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक शानदार घोड़ा था। वह घोड़ा तेज, मजबूत और सुंदर था। नसीरुद्दीन को अपने घोड़े से बहुत प्यार था। उनके गांव के लोग भी उस घोड़े की तारीफ करते थे। घोड़े की चोरी। एक दिन जब नसीरुद्दीन बाजार से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा अस्तबल में नहीं है। किसी ने घोड़े को चुरा लिया था। यह देखकर नसीरुद्दीन थोड़ा परेशान हुए, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में सोचा, शायद यह भी किसी कारण से हुआ हो। गांव के लोग उनके पास आए और बोले, नसीरुद्दीन, तुमने अपना घोड़ा कैसे चोरी होने दिया? इतना सुंदर घोड़ा किसी को भी लुभा सकता था। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह चोरी मेरे लिए अच्छा सबक हो। कौन जानता है कि यह घटना मुझे कुछ नया सिखाएगी। घोड़े की वापसी। कुछ दिनों बाद वह चोर नसीरुद्दीन के घोड़े को लेकर वापस आया। उसने घोड़ा नसीरुद्दीन को लौटा दिया और कहा, माफ करना, यह घोड़ा बहुत चालाक और तेज है। इसे संभालना मेरे बस की बात नहीं। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए घोड़े को वापस लिया और कहा, कोई बात नहीं। अब तुमने इसे संभालने की कोशिश की और समझ लिया कि हर चीज का मालिक सही व्यक्ति ही होता है। राजा का परीक्षण। इसी घोड़े की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। राजा को जब घोड़े की कहानी पता चली, तो उसने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा घोड़ा असाधारण है। मैं इसका परीक्षण करना चाहता हूँ। क्या तुम इसे मेरे पास बेचोगे? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, यह घोड़ा मेरी जान से बढ़कर है, लेकिन मैं इसे आपको दे सकता हूँ अगर आप इसके गुणों को समझकर इसे ठीक से रख सकें। राजा ने परीक्षण के लिए घोड़े पर सवार होकर उसकी चालाकी और तेजी का अनुभव किया। लेकिन जैसे ही राजा ने घोड़े को गलत तरीके से खींचा, घोड़ा बिदक गया। राजा को गिरने से बचाने के लिए नसीरुद्दीन ने तुरंत स्थिति संभाली और कहा, महाराज, इस घोड़े को आप प्यार और समझ से चलाएं, तभी यह आपका साथी बनेगा। ताकत से यह नहीं चलेगा। सीख। राजा ने नसीरुद्दीन की बात मानी और घोड़े को अपने साथ नहीं रखा। उसने कहा, नसीरुद्दीन, तुम सच में बहुत समझदार हो। यह घोड़ा तुम्हारे पास ही सुरक्षित है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर चीज को उसकी प्रकृति के अनुसार संभालना चाहिए। ताकत और अधिकार से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता,
लेकिन समझ और धैर्य से हर चीज पर विजय पाई जा सकती है। अंत। नसीरुद्दीन ने अपने घोड़े के साथ अपनी सरल और मजेदार जिंदगी फिर से शुरू की। उनका घोड़ा अब पहले से भी ज्यादा खुश था, क्योंकि वह जानता था कि उसका मालिक उसे पूरी तरह समझता है। कहानी 5। मुला नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य भरी कहानियों में उनका घोड़ा भी कई बार चर्चा में आता है। एक बार का किस्सा ऐसा है जब नसीरुद्दीन और उनके घोड़े ने पूरे गांव को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। कहानी की शुरुआत। नसीरुद्दीन के पास एक घोड़ा था जो दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। वह बिल्कुल भी तेज नहीं दौड़ता था। गांव वाले अक्सर नसीरुद्दीन का मजाक उड़ाते और कहते, मुला, तुम्हारा घोड़ा तो कछुए से भी धीमा है, इसे बेच क्यों नहीं देते? नसीरुद्दीन मुस्कुराकर जवाब देते, यह घोड़ा मेरे जैसा है, इसे बेच दूं तो मेरी पहचान कैसे रहेगी? राजा की चुनौती। एक दिन गांव में राजा का दरबार लगा। राजा ने घोषणा की, जो कोई मेरे घोड़े से तेज घोड़ा लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। गांव वाले हंसने लगे और बोले, नसीरुद्दीन, तुम भी अपने घोड़े को लेकर जाओ। राजा के घोड़े के सामने तुम्हारा घोड़ा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। नसीरुद्दीन ने सोचा, चुनौती लेना तो चाहिए, लेकिन इस घोड़े के साथ कैसे? उन्होंने अपनी चतुराई से योजना बनाई। नसीरुद्दीन की योजना। अगले दिन नसीरुद्दीन अपने घोड़े के साथ राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनके घोड़े को देखा और हंसते हुए कहा, नसीरुद्दीन, क्या तुम इसे मेरे घोड़े के खिलाफ दौड़ाना चाहते हो? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, महाराज, मेरा घोड़ा खास है, यह तब तक नहीं दौड़ता जब तक इसे जरूरी न लगे। राजा ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, मैं इसे अपनी दौड़ में शामिल होने का मौका दूंगा। दौड़ का दिन। दौड़ शुरू हुई। राजा का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और नसीरुद्दीन का घोड़ा अपनी जगह पर खड़ा था। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। नसीरुद्दीन ने चुपचाप अपने घोड़े के कान में कुछ कहा। अचानक उनका घोड़ा तेज दौड़ने लगा और सीधा राजा के घोड़े के पीछे जाकर रुक गया। राजा ने हैरानी से पूछा, यह क्या था? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे घोड़े को किसी से आगे निकलने का शौक नहीं है, यह हमेशा समझदारी से काम करता है। इसने सोचा कि अगर यह आपके घोड़े के ठीक पीछे रहेगा तो इसे रास्ता नहीं खोजना पड़ेगा और दौड़ भी आराम से खत्म हो जाएगी। राजा की प्रशंसा। राजा नसीरुद्दीन की चतुराई पर हंसे और कहा, तुम्हारे घोड़े ने भले दौड़ नहीं जीती, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमारा दिल जीत लिया। राजा ने नसीरुद्दीन को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। अंत। इस तरह नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न केवल चुनौती को पूरा किया, बल्कि सबको यह सिखाया कि हर समस्या को हल करने के लिए समझदारी और दृष्टिकोण की जरूरत होती है, न कि सिर्फ ताकत या गति की। कहानी 6। मुला नसीरुद्दीन और 3 बड़ी सच्चाइयाँ। एक बार की बात है, मुला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपनी हास्य भरी कहानियों और चतुर उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास हर समस्या का एक अनोखा हल होता था। एक दिन पास के राज्य के बादशाह ने मुला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, मुला, मैंने सुना है कि तुम हर सवाल का जवाब दे सकते हो। आज मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप सवाल पूछें, मुझे भरोसा है कि आपकी बुद्धि मेरी मदद करेगी। पहला सवाल। बादशाह, मुला, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? मुला, महाराज, सबसे बड़ा सच यह है कि हर इंसान एक दिन मरेगा।
चाहे वह राजा हो या किसान, अमीर हो या गरीब, सबको यह सच स्वीकार करना होगा। बादशाह ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कहा। यह तो बहुत गहरी बात है। दूसरा सवाल। बादशाह, मुला, यह बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? मुला, महाराज, सबसे कीमती चीज समय है। एक बार चला गया समय कभी लौटकर नहीं आता। इसे पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता। बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सच में सही कह रहे हो। यह उत्तर बहुत मायने रखता है। तीसरा सवाल। बादशाह, अच्छा, यह बताओ, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? मुला, महाराज, सबसे ताकतवर चीज एक विचार है। एक सही विचार पूरे संसार को बदल सकता है। जैसे बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही एक विचार में पूरी दुनिया बदलने की ताकत होती है। बादशाह और दरबारियों ने मुला के उत्तर पर ताली बजाई। इनाम। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मुला, तुमने अपने उत्तरों से मेरी सोच को बदल दिया। तुमने न केवल मेरे सवालों का जवाब दिया, बल्कि मुझे जीवन का नया दृष्टिकोण भी दिया। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इनाम दिया जाएगा। मुला ने झुककर कहा, महाराज, आपके इनाम से ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे जवाब आपके दिल को छू सके। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयाँ, कीमती चीजें और ताकतवर तत्व साधारण प्रतीत होते हैं, लेकिन वे ही जीवन का असली सार होते हैं। मुला नसीरुद्दीन की कहानियां न केवल हंसी लाती हैं, बल्कि गहरी सीख भी देती हैं। कहानी 7। एक दिन का किस्सा। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक बड़ा विवाद हो गया। गांव के दो आदमी, कादिर और रहीम, आपस में लड़ते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचे। उनके झगड़े की जड़ एक गधा था। दोनों का दावा था कि गधा उनका है। कादिर चिल्लाया, मुल्ला साहब, यह गधा मेरा है। मैंने इसे पिछले मेले में खरीदा था। रहीम झूठ बोल रहा है। रहीम ने जवाब दिया, नहीं, यह गधा मेरा है। यह मेरे साथ बचपन से है। कादिर इसे चुरा ले गया था। गांव के लोग भी जमा हो गए और हर कोई मुल्ला नसीरुद्दीन के फैसले का इंतजार करने लगा। मुल्ला अपनी मशहूर चतुराई के लिए जाना जाता था और लोग जानते थे कि उनका फैसला नायाब होगा। मुल्ला का समाधान। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे को देखा और गंभीरता से कहा, इस गधे को सबसे अच्छी तरह वही जानता है जिसका यह मालिक है। इसलिए इसका न्याय गधा ही करेगा। गांव के लोग चौंक गए। रहीम और कादिर ने हैरानी से पूछा, गधा कैसे न्याय करेगा? मुल्ला ने आदेश दिया, हम इस गधे को गांव के मैदान में छोड़ देंगे। तुम दोनों मैदान के दो किनारों पर खड़े हो जाना। फिर जो गधा तुम्हारे पास आएगा, वही इसका असली मालिक होगा। गधे का फैसला। मुल्ला ने गधे को मैदान में छोड़ा। रहीम और कादिर अपने अपने किनारों पर खड़े हो गए और गधे को बुलाने लगे। रहीम ने आवाज दी, आजा मेरे प्यारे गधे, आजा। दूसरी ओर कादिर ने जोर जोर से पुकारा, मेरे गधे, इधर आ। गधा थोड़ी देर तक इधर उधर देखता रहा और फिर उसने ऐसा किया जिसे देखकर सब दंग रह गए। गधा मैदान के बीच में जाकर जमीन पर बैठ गया और हिलने डुलने से मना कर दिया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह गधा अब किसी का नहीं है। यह इस मैदान का है। इसे यहां रहने दो। जो इसे अपनाना चाहे, उसे इसे प्यार और देखभाल के साथ रखना होगा। नसीरुद्दीन का संदेश। मुल्ला की बात सुनकर रहीम और कादिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने अपनी लड़ाई खत्म कर दी और मिलकर गधे की देखभाल करने का निर्णय लिया।
गांव के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की इस बुद्धिमानी और हास्य से भरी न्याय प्रक्रिया की तारीफ करने लगे। अंत। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं का हल हमेशा लड़ाई झगड़े में नहीं, बल्कि चतुराई और शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढा जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी उनकी अद्वितीय सोच और लोगों को हंसाते हुए जीवन का पाठ पढ़ाने की कला को दर्शाती है। कहानी 8। यह कहानी एक बार की है जब नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। उस समय के राजा, जो बड़े ही घमंडी और लालची थे, ने यह तय किया कि उन्हें अपनी संपत्ति और खजाने का मूल्यांकन करना चाहिए। वह सोचते थे कि उनका खजाना बहुत बड़ा है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि नसीरुद्दीन की चतुराई उनके लिए एक समस्या बन सकती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि नसीरुद्दीन को उनके महल में बुलाया जाए। जब नसीरुद्दीन महल में पहुंचे तो राजा ने उन्हें एक खास काम सौंपा। बादशाह नसीरुद्दीन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खजाने का मूल्यांकन करो और बताओ कि उसमें कितनी संपत्ति है। नसीरुद्दीन ने अपनी आंखों को घुमाया और राजा से पूछा, महाराज, आप यह काम खुद क्यों नहीं करते? राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हें इसका कारण नहीं समझा सकता, बस करो। नसीरुद्दीन ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, ठीक है महाराज, मैं कर देता हूं। संपत्ति का मूल्यांकन। नसीरुद्दीन खजाने में गए, जहां राजा ने सैकड़ों बक्से और सोने चांदी की वस्तुएं रखी थीं। लेकिन नसीरुद्दीन ने देखा कि अधिकतर बक्से खाली थे या उनमें कोई खास मूल्यवान चीज नहीं थी। उन्हें एक विचार आया और उन्होंने एक बड़ा बक्सा देखा जिसे छिपाया गया था। इस बक्से को देखकर नसीरुद्दीन ने सोचा, यह वह बक्सा है जिसमें कुछ खास होगा। नसीरुद्दीन ने बक्सा खोला और देखा कि वह पूरी तरह से खाली था। बस एक छोटे से कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने कागज निकाला और उस पर लिखा था, इस खजाने में जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसे कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। राजा को चकमा देना। नसीरुद्दीन कागज को लेकर राजा के पास वापस लौटे। राजा ने बक्से को देखा और नसीरुद्दीन से पूछा, क्या तुमने मेरी संपत्ति का सही मूल्यांकन किया? नसीरुद्दीन ने कागज को राजा के हाथ में दिया और कहा, महाराज, यही सही मूल्यांकन है। यह खजाना आपका है, लेकिन यह कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह कभी पूरा नहीं होगा। राजा ने कागज को पढ़ा और चौंक गए। उन्होंने नसीरुद्दीन से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका खजाना आपकी तृष्णा और लालच का प्रतीक है। आप जितना अधिक जमा करेंगे उतना ही आपको और चाहिए होगा। असली खजाना तो संतुष्टि में है, न कि सोने चांदी में। राजा को यह समझ आ गया कि नसीरुद्दीन ने कितनी बड़ी बात कही थी। उन्होंने अपने लालच को छोड़ने का संकल्प लिया और नसीरुद्दीन को धन्यवाद दिया। कहानी का संदेश। नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी संपत्ति और धन कभी भी हमें असली संतुष्टि नहीं दे सकते। असली खजाना हमारे अंदर होता है, यह हमारी सोच, संतोष और आंतरिक शांति में है। नसीरुद्दीन ने राजा को यह समझाया कि जितना अधिक हम बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, उतना ही अधिक हम खाली होते जाते हैं। यह कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि जीवन में संतुष्टि और संतुलन अधिक महत्वपूर्ण हैं, बजाय इसके कि हम बाहरी चीजों के पीछे भागें। कहानी 9। यह कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य से भरपूर एक अद्भुत घटना पर आधारित है, जब वह बादशाह के दरबार में गए थे। इस कहानी में नसीरुद्दीन ने अपने बुद्धिमत्ता और चालाकी से एक बड़े राजा को चकरघिन्नी बना दिया। कहानी का आरंभ।
एक दिन नसीरुद्दीन ने सुना कि पड़ोसी राज्य के राजा ने घोषणा की है कि वह अपने सिंहासन पर किसी योग्य व्यक्ति को बैठाएंगे जो उसके सबसे बड़े सवाल का सही जवाब देगा। इसके लिए उसने दरबार में एक बड़ा आयोजन किया था जिसमें हर कोई अपने ज्ञान और समझदारी से भाग ले सकता था। राजा ने वचन दिया कि जो सबसे अच्छा जवाब देगा उसे वह सिंहासन पर बिठाएगा और उसे अपने राज्य का प्रमुख मंत्री बना देगा। नसीरुद्दीन को यह सुनकर बहुत मजा आया। वह जानता था कि यह एक बेहतरीन अवसर है जहां अपनी चतुराई से वह राजा को हरा सकता है और उन्हें सही रास्ते पर ला सकता है। दरबार में प्रवेश। नसीरुद्दीन ने भी दरबार में जाने का निश्चय किया। वह जैसे ही दरबार में पहुंचे, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। बादशाह ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नसीरुद्दीन, तुम आ गए हो। क्या तुम मेरे सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हो? नसीरुद्दीन ने सहजता से जवाब दिया, महाराज, आपके सवाल का उत्तर तो पहले से ही मेरे पास है, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम चाहे जितना समय ले सकते हो, पर याद रखना, केवल एक व्यक्ति को ही सिंहासन मिलेगा। सवाल और जवाब। बादशाह ने फिर सबसे बड़ा सवाल पूछा, बताओ, वह कौन सा चीज है जिसे हर कोई चाहता है लेकिन उसे पाने के लिए किसी को भी सच्चाई नहीं बतानी पड़ती? सभी दरबारी एक दूसरे से पूछने लगे, लेकिन कोई उत्तर नहीं पा सका। नसीरुद्दीन चुपचाप बैठा था। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और कहा, महाराज, इसका उत्तर है। वह चुप हो गया और सबकी उत्सुक नजरें नसीरुद्दीन पर थी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह चीज? नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोला, वह है राजा का सिंहासन। सभी दरबारी चौंके। राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वह नसीरुद्दीन की बात समझ नहीं पाए। नसीरुद्दीन ने आगे कहा, महाराज, सिंहासन सभी को अच्छा लगता है। हर कोई उस पर बैठना चाहता है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ जो वचन दिया गया हो वह उसे सच्चाई से निभाए। इसलिए हर कोई झूठ बोलता है, मगर फिर भी सभी चाहते हैं कि वे सिंहासन पर बैठें। राजा ने हंसी रोकते हुए कहा, तुमने तो बहुत गहरी बात कह दी, नसीरुद्दीन। तुम सच में चतुर हो और तुम्हारी बातें सच्चाई का प्रतीक हैं। नसीरुद्दीन की जीत। बादशाह को नसीरुद्दीन का जवाब इतना सटीक और चतुर लगा कि उसने तुरंत उसे मंत्री का पद दे दिया। हालांकि यह केवल एक खेल था, लेकिन राजा ने यह समझा कि नसीरुद्दीन का दिमाग सिर्फ राजाओं से बड़ा नहीं था, बल्कि वह हर किसी को सच और धोखाधड़ी के बीच अंतर दिखा सकता था। कहानी का अंत। नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न केवल राजा को बल्कि सभी दरबारियों को यह सिखाया कि कभी-कभी हमें किसी वस्तु के पीछे की सच्चाई को समझने की आवश्यकता होती है। सिंहासन या पदवी का महत्व तब होता है जब हम उसे ईमानदारी और सही तरीके से प्राप्त करें, न कि केवल इच्छाओं और स्वार्थ के लिए। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी को सराहा और उसे अपनी सबसे करीबी सलाहकार बना लिया। और इस तरह नसीरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चतुराई और समझदारी के आगे किसी भी शक्ति का कोई महत्व नहीं होता। निष्कर्ष। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चाई को पहचानने और उसे जीवन में लागू करने से हम किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना कर सकते हैं। नसीरुद्दीन की तरह हमें भी अपने अंदर की बुद्धिमानी और समझ को बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम सच्चे नेता और मार्गदर्शक बन सकें। कहानी 10। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में चुपचाप बैठकर सोच रहे थे कि आज तक जो कुछ भी किया, क्या वह सही था? क्या वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते थे? तभी गांव के राजा का संदेश आया कि नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया गया है। नसीरुद्दीन यह जानकर बहुत खुश हुए कि वह राजा से मिलने जा रहे थे,
लेकिन उन्हें यह भी लगता था कि शायद राजा के पास कुछ सवाल होंगे जिनका जवाब देना आसान नहीं होगा। दरबार में मुला नसीरुद्दीन। राजा के दरबार में नसीरुद्दीन पहुंचे और दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी नसीरुद्दीन को देख रहे थे। राजा ने नसीरुद्दीन को सम्मानित करते हुए कहा, मुला नसीरुद्दीन, तुम्हारी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी है। तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम हर समस्या का समाधान बड़ी चतुराई से करते हो। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल रखता हूं। अगर तुम इसका सही उत्तर दे सको तो तुम्हें पूरे राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया जाएगा। नसीरुद्दीन ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, आप सवाल पूछें, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, नसीरुद्दीन, मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। वह क्या है जिसे पाने के बाद व्यक्ति जीवन में कभी भी संतुष्ट हो सकता है। नसीरुद्दीन का जवाब। नसीरुद्दीन ने राजा की बात सुनी और चुपचाप दरबार में खड़े हो गए। वह सोचने लगे, राजा का सवाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है जिसे हर कोई अलग तरह से देखता है। कुछ देर बाद नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बिना कोई जवाब दिए दरबार से बाहर जाने लगे। राजा और मंत्री हैरान रह गए कि नसीरुद्दीन ने बिना कुछ बोले दरबार छोड़ दिया। राजा ने तुरंत एक सैनिक को भेजा ताकि नसीरुद्दीन को वापस बुलाया जा सके। सैनिक ने जाकर नसीरुद्दीन से कहा, मुला, राजा ने तुम्हें बिना जवाब दिए दरबार से बाहर जाते देख बहुत आश्चर्य व्यक्त किया है। कृपया लौट आइए। नसीरुद्दीन वापस दरबार में लौटे और राजा से बोले, महाराज, मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ समय चाहिए था। मैंने सोचा कि इसे ठीक से समझने के लिए मुझे खुद अनुभव करना होगा। नसीरुद्दीन का समाधान। राजा ने पूछा, तो नसीरुद्दीन, वह क्या चीज है जिसे पाकर व्यक्ति जीवन में संतुष्ट हो सकता है। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, उस चीज का नाम है समय। समय सबसे मूल्यवान है, क्योंकि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में संतुष्ट हो सकता है। धन, प्रसिद्धि या सुख एक दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो समय आपने सही तरह से बिताया वही हमेशा आपके साथ रहता है। राजा और दरबारी नसीरुद्दीन की बातों को सुनकर चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि नसीरुद्दीन ने एक सच्चाई बताई थी जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। राजा ने नसीरुद्दीन को सम्मान देते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो नसीरुद्दीन। समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है और तुमने हमें यह एहसास दिलाया कि हमें अपने समय को किस प्रकार से जीना चाहिए। अंत। राजा ने नसीरुद्दीन को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया और उन्होंने सभी को यह शिक्षा दी कि समय का सदुपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। नसीरुद्दीन का यह उत्तर दरबार में एक बड़ा उदाहरण बन गया और उनकी बुद्धिमानी ने पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे मूल्यवान चीज समय है और यदि हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो हमारा जीवन पूरी तरह से संतुष्ट और सफल हो सकता है। कहानी 11। मुला नसीरुद्दीन की कहानियां अक्सर उनके चतुराई, हास्य और गहरी सोच के कारण प्रसिद्ध हैं। एक लंबी और दिलचस्प कहानी जो नसीरुद्दीन की मजाकिया बुद्धिमानी को दर्शाती है वह इस प्रकार है। नसीरुद्दीन और राजमहल में चोरी की कहानी। एक दिन नसीरुद्दीन अपने गांव से राजधानी जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक खबर मिली कि राजा के महल में चोरी हो गई है। राजा बहुत चिंतित था और उसने दरबार में सभी प्रमुख लोगों को बुलाकर मामले की जांच शुरू की। राजा ने ऐलान किया, जो भी महल में चोरी करने वाले चोर को पकड़ सकेगा उसे ढेर सारा इनाम मिलेगा। नसीरुद्दीन ने यह सुनकर सोचा, यह मौका है राजा से कुछ इनाम पाने का। वह सीधे महल में गए और राजा से मिले।
नसीरुद्दीन महाराज, मैंने सुना है कि महल में चोरी हो गई है। मुझे लगता है कि मैं चोर को ढूंढ सकता हूँ। राजा ने नसीरुद्दीन की बातों पर भरोसा करते हुए कहा, तुम्हारे पास जो भी तरीका हो, चोर को पकड़ लो। नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, मुझे महल में हर कमरे का दौरा करने की अनुमति दीजिए और मैं चोर को पकड़ लूंगा। राजा ने उन्हें महल में हर जगह जाने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, तुम महल के हर कोने का दौरा कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें चोरी के सामान को छेड़ना नहीं है। नसीरुद्दीन ने राजा की बात मानते हुए महल के हर कमरे और गलियारों का दौरा किया। वह कमरे से कमरे में घूमते रहे, मगर उन्होंने किसी भी वस्तु को नहीं छुआ। कुछ घंटे बाद नसीरुद्दीन वापस राजमहल के दरबार में लौटे और राजा के सामने खड़े हुए। राजा, क्या तुमने चोर को पकड़ लिया? नसीरुद्दीन, महाराज, मैंने महल के हर कमरे का दौरा किया, लेकिन चोर को कहीं नहीं पाया। राजा थोड़ी निराशा में थे, तो फिर चोर कहाँ है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, महाराज, चोर वही था जो चोरी कर रहा था, लेकिन चोरी करते हुए एक भी वस्तु को छुआ नहीं। असल में इस महल में वह कोई और नहीं, बल्कि आपका खुद का वचन था। राजा हतप्रभ हो गए, क्या मतलब है तुम्हारा? नसीरुद्दीन ने समझाया, चोरी का सामान महल के भीतर कहीं नहीं था, लेकिन महल में कुछ ऐसा था जिसे आपने अनजाने में छिपाया था, अपनी ही इच्छाएं और वचन। महल की इस भूल भुलिया में आप खुद ही अपने शब्दों के चोर बन गए थे, जो आपने कभी बिना सोचे समझे दिए थे। राजा चुप हो गए और समझ गए कि उन्होंने अपने वादों और कर्तव्यों के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। उन्होंने नसीरुद्दीन की ओर देखा और मुस्कुराए। राजा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। तुम्हारा उत्तर बहुत गहरा था। मैं तुम्हें पुरस्कृत करता हूँ, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, महाराज, मैंने तो बस आपको एक छोटा सा पाठ पढ़ाया है। अंत। इस कहानी से नसीरुद्दीन ने राजा को यह सिखाया कि कभी कभी हम बाहर की चीजों में दोष ढूंढते हैं, जबकि हमें अपने अंदर की बातें और वचन ही सबसे बड़े चोर लगते हैं। नसीरुद्दीन ने एक चतुर सवाल और सरल तरीके से राजा को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ दिया। कहानी 12।